प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन अल्फा बाय हिटलर सर। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पूर्व की पृष्ठभूमि को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। हमारे देश में विद्यार्थियों अंग्रेज शासन कर रहे थे, उनका वर्चस्व बहुत अधिक था, लेकिन इसी क्रम में हमारे देश में छोटी छोटी पार्टियां हुआ करती थी और ये छोटी छोटी पार्टियां अपने मांगों को जब उनके सामने उठाती तो वे इनका कोई जवाब तक नहीं दे पाते थे। वे समझते थे कि पार्टियां छोटी है और इधर उधर के जवाब देकर और इन्हें क्या करते थे, अलग सा समझा देते थे। इसी क्रम में हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने ऐसे करते हैं कि एक बड़ी पार्टी का निर्माण करते हैं और वे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इसे बनाया जाता है और इस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। इसके संस्थापक जो होते हैं A.O. ह्यूम होते हैं और इस पार्टी का स्थापना स्थल जो होता है वो बम्बई होता है और बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है। इसी स्थान पर A.O. ह्यूम जो है इस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में करते हैं। अब थोड़ा A.O. ह्यूम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। A.O. ह्यूम ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी हुआ करते हैं, जो एक अवकाश प्राप्त अधिकारी होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर पहली बैठक जो है पुणे में बुलाई जाती है, लेकिन इसकी स्थापना पुणे में न होकर इसकी स्थापना बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला बैठक है वो कहाँ होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बैठक पुणे में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बैठक पुणे में होता है, लेकिन स्थापना का बैठक जो है कहाँ होता है, तो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। अब इस पार्टी का नामकरण कैसे होता है, थोड़ा इसको हम लोग जान लेते हैं। तो विद्यार्थियों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये नाम जो है ग्रेट ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी देते हैं। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत में ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम देते हैं। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले का जो नाम होता है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ होता है और 1884 से 1885 वाले पीरियड में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाता है और इसका नाम A.O. ह्यूम इंडियन नेशनल यूनियन देते हैं। अब इस पीरियड में उस समय भारत के गवर्नर जनरल यानी वायसराय लॉर्ड डफरिन हुआ करते हैं, जिनका शासनकाल 1884 से 1888 बताया जाता है। अब इस पार्टी विशेष के विषय में अलग अलग दार्शनिक जो है अपने कथनों को पेश करते हैं। अब थोड़ा उनके कथनों को जान लेते हैं कि किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्या कहा है। अब देखिए, डफरिन महोदय जो है कहते हैं कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, यानी कि ये जो पार्टी है बहुत ही कम अल्पसंख्यकों की संस्था है। इसमें जो अल्पसंख्यकों की संस्था है वो बहुत ही कम है, ऐसा कौन कहते हैं, डफरिन महोदय कहते हैं। और इस प्रश्न को कई एक बार पीसी लेवल के एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ऐसा कथन किसने कहा, तो ऐसा कथन डफरिन कहते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय होते हैं। उसके बाद से लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, कांग्रेस
अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। ऐसा लॉर्ड कर्जन इसलिए कहते हैं कि उन्हें ऐसा ज्ञात होता है कि कांग्रेस लंबे दिनों तक चलने वाली पार्टी नहीं हो सकती है, ये पार्टी बीच में ही लड़खड़ा कर रुक जाएगी, लेकिन इसका परिणाम कुछ अलग सा देखने को मिलता है। अब देखिए विद्यार्थियों, तिलक महोदय का कहना है कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। तिलक जी ऐसा इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस के दो गुट बन जाते हैं, और वह गुट जो होता है एक नरम दल होता है और एक गरम दल होता है। तो नरम दल वाले जो व्यक्ति होते हैं अपनी बातों को अंग्रेजों के पास बहुत नरमी के साथ रखते हैं, जिसका कोई सकारात्मक पक्ष उभर कर सामने नहीं आता है। और जब कोई सकारात्मक पक्ष सामने नहीं आता है, परिणाम सामने नहीं आता है, इसी को लेकर तिलक महोदय जी कहते हैं कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। और यह प्रश्न कई सारे परीक्षाओं में कई बार रिपीटेड किए जा चुके हैं। भीख मांगने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऐसा कथन तिलक महोदय कहते हैं। फिरोज शाह मेहता जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताते हैं कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। ऐसा इसलिए कि जनता का जो प्रश्न होता है उन प्रश्नों को लेकर कांग्रेस अंग्रेज अफसरों के पास नहीं जा पाती है, इसलिए फिरोज शाह मेहता कहते हैं कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं हो सकती। कांग्रेस की स्थापना से लेकर बहुत सारे कार्यों के बाद, बहुत सारे आंदोलनों के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो गांधी जी का ऐसा सुझाव होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देश की आज़ादी के लिए किया गया था, इसलिए अब इस संस्था को समाप्त कर देना चाहिए। अर्थात कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए गांधी जी का कथन है कि कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव, ऐसा गांधी जी कहते हैं। अब विद्यार्थी हम लोग देखेंगे कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन कौन से अधिवेशन किस किस संस्थान पे और कौन कौन से व्यक्ति अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में, और वह स्थान बम्बई होता है जहाँ पे इसकी स्थापना होती है। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो कि धर्म से हिंदू होते हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो कि धर्म से हिंदू होते हैं। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 72 होती है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना होती है? 72 होती है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, पीसीएस लेवल के परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कुल 72 प्रतिनिधि जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेते हैं। और इसके प्रथम महासचिव जो होते हैं ए.ओ. ह्यूम होते हैं। कौन होते हैं? ए.ओ. ह्यूम। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी कलकत्ता में संपन्न होता है। और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं, जो कि पारसी होते हैं। और ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए जाते हैं, 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1886 कलकत्ता और 1906 कलकत्ता, ये दोनों स्थानों पर क्या होते हैं? ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग स्थान, अलग अलग धर्म के लोगों को इसमें भागीदारी दी जाती है? इसका मुख्य रीजन ये है कि कांग्रेस के विस्तार करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अधिवेशन किया जाता है और अलग अलग धर्म जाति के लोगों को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जिससे कांग्रेस का विस्तार किया जा सके और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बन सके। अब कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो होता है 1887 ईस्वी मद्रास में होता है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, जो कि एक मुस्लिम होते हैं। और ये प्रश्न पूछता है
कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। अब आप देख रहे हैं ये WC बनर्जी हिंदू, दादा भाई नौरोजी पारसी और बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम। आपको इससे पता चल रहा है कि जो पॉलिसी है ये कांग्रेस की विस्तार के उद्देश्य से बनाया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछे गया है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का अगला अधिवेशन जो होता है 1888 ईस्वी में होता है और यह अधिवेशन इलाहाबाद में होता है, जिस इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? प्रयागराज रख दिया गया है। और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले होते हैं जो कि पारसी होते हैं सॉरी ईसाई होते हैं। और जॉर्ज यूले जो होते हैं वे प्रथम अंग्रेज होते हैं जो कि गैर भारतीय होते हैं। क्वेश्चन पूछता है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे कौन से अध्यक्ष हैं जो कि गैर भारतीय थे? प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले होते हैं। अगला अधिवेशन 1896 ईस्वी में होता है, 1896 ईस्वी और कलकत्ता में होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक बार अधिवेशन होने वाला स्थान क्या है? तो कलकत्ता है। सबसे अधिक बार अधिवेशन कलकत्ता में होता है। कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। तो 1896 का अधिवेशन का स्थान कलकत्ता होता है और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी होते हैं। और इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। और इस वंदे मातरम के राइटर जो है, लेखक जो है, वे बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन रहीमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में गाया गया था। उसके बाद से बंगाल विभाजन की घटना घटित होती है 1905 में और यह अधिवेशन होता है बनारस में और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी गोपाल कृष्ण गोखले यानी 1905 के अधिवेशन में स्वदेशी, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले इसके समर्थन में होते हैं और यह अधिवेशन बनारस में होता है। अगला अधिवेशन 1906 ईस्वी कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं। तो कलकत्ता अधिवेशन को आपने देख लीजिए 1886 दादा भाई नौरोजी और फिर यही क्या हो गया 1906 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया जाता है। उसके बाद से अगला अधिवेशन जो होता है 1907 ईस्वी में होता है और यह अधिवेशन सूरत में होता है और इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस है जो कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी अधिवेशन में होता है। और कांग्रेस जो है इस अधिवेशन से दो गुटों में बढ़ जाती है। पहला गुट नरम दल होता है और दूसरा गुट गरम दल होता है। दोनों दलों का अपना अपना अलग अलग विचार होता है। इस तरह से कांग्रेस का दो दल बन जाता है और ये कब बनता है? तो 1907 सूरत अधिवेशन जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस होते हैं। उसके बाद से अगला 1911 में अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन कब होता है? कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। आपने अभी तक देख लिया 1 2 3 बार, फिर आगे देखेंगे कलकत्ता का नाम रिपीटेड होता है कि नहीं होता है। तो 1911 का अधिवेशन कहाँ होता है?